हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और यूपी पीजीटी फिजिक्स 2020 के लिए जो तैयारी हेतु कम्युनिकेशन का जो पार्ट है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो मैंने आपके लिए यहाँ अरेंज किया है। और उसका एक्सप्लेन करते हुए उसका पहला टॉपिक है दूरसंचार। दूरसंचार की सभी विधियों के लिए विद्युत चुंबकीय सिग्नल प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि इनका संचार अति तीव्र गति यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से किया जा सकता है। मूल सूचना यानी कि जैसे भाषण, संगीत, चित्र आदि को उचित युक्ति जैसे माइक्रोफोन, प्रकाश, विद्युत सेल आदि प्रयुक्त करके विद्युत सिग्नल में बदल देते हैं, जिसे सूचना सिग्नल कहते हैं। सूचना सिग्नल दो प्रकार के होते हैं, पहला एनालॉग और दूसरा डिजिटल सिग्नल। ओके, एनालॉग सिग्नल में वोल्टेज या धारा समय के साथ अविरत परिवर्तित होती है, जैसे ज्यावक्रीय तरंग या क्वाज़्यावक्रीय तरंग। जबकि जो डिजिटल सिग्नल है, तो डिजिटल सिग्नल में वोल्टेज या धारा समय के साथ विविक्त रूप से बदलता है, जैसे कि 0 वोल्ट या 5 वोल्ट या ऑन और ऑफ। ऑन पर 0 है तो 0 ऑन को व्यक्त करेगा और 0 ऑफ को व्यक्त करेगा और 5 वोल्ट ऑन को व्यक्त करेगा। यहाँ पर हम क्लोज ओपन भी कह सकते हैं। क्लोज्ड यानी कि 0 वोल्ट क्लोज्ड को फॉलो करेगा और 5 वोल्ट ओपन को फॉलो करेगा। और यहाँ पर एक तरीका और होता है लो या हाई, तो 0 पर लो होगा और 5 वोल्ट पर हाई होगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 0 या 1, तो 0 ऑफ होगा और 1 ऑन होगा। ओके, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जा सकता है। यहाँ पर लिखा है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जा सकता है, यानी कि हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं संचार व्यवस्था के बारे में। प्रत्येक संचार व्यवस्था में 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है प्रेषित्र, दूसरा संचार चैनल और तीसरा होता है अभिग्राही। तो ये प्रेषित्र, संचार चैनल और अभिग्राही तीनों के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया है संचार व्यवस्था के प्रकार के रूप में। तो यहाँ पर संचार व्यवस्था के प्रकार बताए गए हैं। और आगे आप देख रहे हैं कि भाषण, संगीत, दृश्य तथा कंप्यूटर डाटा सिग्नलों के लिए बैंड चौड़ाई क्रमशः 2800 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, 6 मेगा हर्ट्ज तथा 600 मेगा हर्ट्ज होती है। हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन की। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हेडिंग्स। मॉड्यूलेशन सूचना सिग्नल को सीधे विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में दीर्घ दूरी तक भेजना संभव नहीं होता है, क्योंकि इनमें निहित ऊर्जा अति अल्प होती है तथा इन्हें प्रेषित करने के लिए आवश्यक एंटीना की लंबाई बहुत अधिक होती है, जो कि संभव नहीं है। अतः विद्युत चुंबकीय श्रव्य सिग्नल पर वाहक तरंगों यानी कि उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें अध्यारोपित कर देते हैं। और इस प्रकार का जो प्रोसेस है, यह जो प्रक्रिया है, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। ओके, मॉड्यूलेशन दो प्रकार का होता है, पहला आयाम मॉड्यूलेशन और दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन में आयाम को फोकस करके मॉड्यूलेशन होता है, इसलिए उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड या आयाम मॉड्यूलेशन। और आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आवृत्ति को फोकस करके मॉड्यूलेशन होता है, इसलिए उसे कहते हैं आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ओके, यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि आयाम मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग का आयाम मॉडुलक सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार बदलता है, जबकि वाहक तरंग की आवृत्ति तथा
कला अपरिवर्तित रहती है। ओके, तो यहाँ स्पष्ट लिखा है कि आवृत्ति तथा कला नहीं बदलती है, तो बदलता कौन है? आयाम। ऐसे ही अगर हम देखें आवृत्ति में, तो आवृत्ति में आवृत्ति के बदलने की बात कही जाएगी और आयाम के अपरिवर्तित रहने की बात की जाएगी। लिखा भी है कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग की आवृत्ति, यहाँ देखिए आप, ये मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये आवृत्ति की यहाँ बात की है कि मॉड्यूलर तरंग की तात्क्षणिक मान के अनुसार बदलती है, कौन? फ्रिक्वेंसी यानी कि। जबकि बताया गया है कि वाहक तरंग का आयाम व कला अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि वाहक तरंग का जो आयाम है यानी कि एम्पलीट्यूड है और जो कला है वो दोनों स्थिर रहते हैं, अर्थात अपरिवर्तित रहते हैं। अगला है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में वाहक तरंग सतत यानी कि कंटिन्यू न होकर पल्सों के रूप में होती है। पल्स आयाम मॉड्यूलेशन को कहते हैं PAM। वाहक तरंग का वाहक पल्स का आयाम मॉड्यूलक सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार बदलता है। आयाम मॉड्यूलेशन की तुलना में आवृत्ति मॉड्यूलेशन अधिक लाभप्रद है और टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण आवृत्ति परास जैसे कि 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति मॉड्यूलेटेड तरंगों द्वारा किया जाता है। इसका प्रसारण सर्वप्रथम वैज्ञानिक J.L. वेयर्ड ने किया था। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों की बात करें तो यहाँ परतें 5 प्रकार की बताई गई हैं। पहला है क्षोभ मंडल की परत, जिसकी ऊंचाई होती है पृथ्वी के तल से 12 किलोमीटर तक। दूसरी है समताप मंडल। समताप मंडल जो परत है ये 12 किलोमीटर से होती है, इसकी लंबाई 30 किलोमीटर तक, या ऊंचाई कह सकते हैं। ऊंचाई कितनी होती है? 30 किलोमीटर तक। तीसरा है ओजोन मंडल, जो कि 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। चौथा है मध्य मंडल, ये 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। और अंतिम है पांचवा आयन मंडल, इनके 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक। सूर्य से आने वाली एक्स किरणें तथा परावैंगनी विकिरण वायुमंडल की ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाती हैं, जिससे ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। ये विकिरण मनुष्य, पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। इसके पहले आपने भी कई क्लासों में इसको पढ़ा होगा ओजोन परत के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचार की बात करें तो ये 3 प्रकार से होता है: भू तरंग द्वारा, व्योम तरंग द्वारा और आकाश तरंग द्वारा। भू तरंग में 1500 किलोहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगों का प्रसारण संभव होता है, जबकि व्योम तरंग में 1500 किलोहर्ट्ज से 40 मेगाहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगों का प्रसारण संभव है। और आकाश तरंगों की बात करें तो इसमें 2 किलोहर्ट्ज तक की रेडियो तरंगों का प्रसारण संभव है। टेलीविजन तरंगों की आवृत्ति के परास की बात करें तो बता चुके हैं, इसके पहले भी 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक होती है और इनका संचरण जो होता है वो व्योम तरंग विधि द्वारा संभव नहीं होता है। इसका संचरण आवृत्ति मॉड्यूलित रेडियो तरंगों के रूप में संचार उपग्रह अथवा ऊंचे अवग्राही एंटीना का उपयोग करके प्रेषित एंटीना से सीधे अवग्राही एंटीना पर भेजकर किया जाता है। उपग्रह संचार की बात करें तो उपग्रह संचार में तरंग दैर्घ्य 1 mm से 100 mm मिली वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को माइक्रो तरंगें कहते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः राडार में किया जाता है। तुल्यकालिक उपग्रह की बात करें, तुल्यकालिक उपग्रह एक ऐसा कृत्रिम उपग्रह है जो भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को सदैव स्थिर प्रतीत होता है। इसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होती है? 3600 किलोमीटर और इसका जो परिक्रमण काल है वो 24 घंटे होता है। तो 3600 किलोमीटर जो ऊंचाई है और परिक्रमण काल जो 24 घंटे है, ये एग्जाम के लिए दोनों पॉइंट 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। रिमोट सेंसिंग की बात करें तो रिमोट सेंसिंग के लिए ध्रुवीय उपग्रह का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी तल से लगभग
से 1500 किलोमीटर ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और इसका जो परिक्रमण काल है वो 1.5 से 2 यानी कि 2 घंटे तक होता है। हमने ऊपर पढ़ा था मॉड्यूलेशन, आम पढ़ रहा है बी मॉड्यूलेशन या संसूचन। बी मॉड्यूलेशन क्रिया की विपरीत क्रिया होती है, अर्थात जो अभिग्राही में मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से मॉड्यूलक सिग्नल को अलग करने की प्रोसेस होती है उसे कहते हैं बी मॉड्यूलेशन। और बी मॉड्यूलेटर दो भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक दृष्टिकरण और एक फिल्टर परिपथ। दृष्टिकरण के लिए हम यानी कि दृष्टिकारक के लिए हम पीएन संधि डायोड तथा फिल्टर के लिए संधारित्र उपयोग में लाते हैं। ये यहाँ पर बहुत मोस्ट है कि दृष्टिकरण के लिए पीएन संधि डायोड और फिल्टर के लिए किसका उपयोग करते हैं, संधारित्र का यानी कि कैपेसिटर का। आम बात कर रहे हैं इंटरनेट की अगर बात करें, सर्वप्रथम सितंबर 1968 में अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी यानी कि ARPA द्वारा रक्षा संबंधी गोपनीय सूचनाओं का सैनिकों से आदान प्रदान करने हेतु नेटवर्क ARPANET का प्रारंभ किया गया था। बाद में अन्य देश भी इससे जुड़ते गए। आज इंटरनेट यानी नेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था है जिससे संपूर्ण विश्व में करोड़ों कंप्यूटर या मोबाइल या अन्य संचार युक्तियाँ जुड़ी हैं। टेलीफोन, केबल या उपग्रह चैनल द्वारा इसको उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट से अनेक सुविधाएं जैसे संदेश का आदान प्रदान, नए दोस्त बनाना, बैंकिंग, शॉपिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स भुगतान, शैक्षणिक कार्य, गेम खेलना, म्यूजिक सुनना, पिक्चर देखना आदि प्राप्त की सकती हैं। आजकल इंटरनेट द्वारा सोशल नेटवर्किंग के लिए जो फेसबुक है, ट्विटर है आदि की सुविधा भी प्राप्त की सकती है। अब इसके बाद हम आगे बात करने वाले हैं मोबाइल टेलीफोन। मोबाइल फ़ोन एक पोर्टेबल फ़ोन है जिसमें एक छोटा सा एंटीना लगा होता है। यह सेलुलर नेटवर्क सिद्धांत पर कार्य करता है। मोबाइल फ़ोन में एक सिम लगी होती है जो इलेक्ट्रॉनिक चिप ऐसी है। कॉल करने पर इस चिप द्वारा उपभोक्ता की आईडी स्थानीय स्टेशन पहुंच जाती है जो उसके द्वारा डायल किए गए नंबर के अनुसार उस क्षेत्र के स्थानीय स्टेशन को जोड़ देता है। और मोबाइल में बातचीत करते समय संदेश जाने तथा संदेश आने की अलग अलग रेडियो आवृत्तियाँ होती हैं। आजकल स्मार्टफोन को इंटरनेट से जोड़कर वे सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं जो लैपटॉप या कंप्यूटर से प्राप्त करना संभव होता है। वैश्विक स्थैतिक निकाय यानी कि GPS की अगर हम बात करें तो GPS एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी स्थान की सही स्थिति यानी कि दूरी और तथा विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि इस निकाय से कम 4 संचार उपग्रह जुड़ सके। ये संचार उपग्रह पृथ्वी परात से लगभग 2000 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग 12 घंटा परिक्रमण काल से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। GPS निकाय रेडियो तरंगें संचार उपग्रह पर भेजता है, फिर उन्हें वापस अभिग्रहित करता है। सिग्नल के जाने व आने में लगा समय अंतराल T ज्ञात होने पर हम एक सूत्र D=CT/2 से इस नियम के माइक्रो प्रोसेसर में दूरी गणना कर सकते हैं। यदि 3 उपग्रह से उस स्थान की दूरी क्रमशः D1, D2, D3 है तो उन ग्रहों को केंद्र मानकर क्रमशः D1, D2 और D3 त्रिज्या के गोले खींचने पर उनके जो कटान बिंदु पर जो स्थान स्थित होगा, चौथे उपग्रह की ऊंचाई से उस स्थान की पृथ्वी तल से ऊंचाई का आकलन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना बेसिक कम्युनिकेशन के बारे में, और इसके बाद जो वीडियो आप देखेंगे उसमें आप कम्युनिकेशन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आप अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कम्युनिकेशन से संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हमारे UPPGT जो फिजिक्स का जो टेस्ट है उसमें पूछा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको इस वीडियो से काफ़ी यूज़फुल नॉलेज प्राप्त हुई होगी। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।